आगे हिंट डालो। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, अगला चैप्टर है, लिखो रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, अगले पन्ने से, ठीक। उसे पहला ही ना, रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व। देखो इधर समझो, छोटा ही चैप्टर है वो, लंबा नहीं। देखो इधर समझो, इस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, ठीक। थोड़ा इस पर हम जानकारी लेंगे, ठीक ना। देखो ध्यान से, पहले हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव तत्व होता क्या है। ऐसे तत्व जो स्वतः विघटित हो करके, ठीक, एक विशेष प्रकार की किरणें उत्पन्न करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। ऐसे तत्व जो स्वतः विघटित हो करके एक विशेष प्रकार की अदृश्य किरणें उत्पन्न करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व की जो खोज किए थे वो थे साइंटिस्ट हेनरी बैकुरेल। कौन थे जी, हेनरी बैकुरेल। तो रेडियो एक्टिव तत्व खोज किसने किया था, हेनरी बैकुरेल ने। लिखो परिभाषा, लिखो, देखो जब मैं प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विघटित हो करके, जो स्वतः विघटित मतलब टूट करके, जो स्वतः विघटित हो करके कुछ अदृश्य किरणें उत्पन्न करते हैं, कुछ अदृश्य किरणें उत्पन्न करते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं, ठीक। दो जाता, तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विघटित हो करके क्या उत्पन्न करते हैं जी, अदृश्य किरणें, उसको हम लोग कहते क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक। देखो इधर, प्रकृति में बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसको अगर किसी स्थान पर रख दिया जाए, ऐसे खुले स्थान पर, तो एक विशेष प्रकार की किरणें उत्पन्न करेंगे, जो आदमी के लिए क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। आगे हम पूरा समझेंगे, ठीक। अब रेडियो एक्टिव तत्व की जो खोज किए थे, किसने किया था, हेनरी बैकुरेल। लिखो नीचे, लिखो एक लाइन छोड़ करके, रेडियो एक्टिव तत्व खोज, रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज सर्वप्रथम हेनरी बैकुरेल ने की थी। किसने किया जी, हेनरी बैकुरेल ने की थी। नीचे लिखो, मैडम क्यूरी तथा
उनके पति पियरे क्यूरी, उनके पति पियरे क्यूरी ने 1903 ईस्वी में 1903 ईस्वी में सब लिख ना, पोलोनियम और यूरेनियम, पोलोनियम और यूरेनियम तत्व की खोज की, तत्व की खोज की। ध्यान से, मैडम क्यूरी और कौन कहते हैं, उनके पति का नाम क्या था, पियरे क्यूरी। ये दो ऐसे साइंटिस्ट हैं, ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको भौतिक और रसायन दोनों क्षेत्रों में क्या मिला हुआ है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। कौन सा, नोबेल पुरस्कार, भौतिक और रसायन दोनों में, दोनों लोग को ध्यान रहे। तो इन्होंने एक ऐसी रेडियो एक्टिव तत्व की खोज, उसका नाम क्या था, पोलोनियम, और दोनों क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। देखो जरा समझो। अब प्रश्न उठता है रेडियो एक्टिव तत्व का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका यूज क्या है। ठीक, देखो समझो यार। तो रेडियो एक्टिव तत्व का जो यूज किया जाता है वह नाभिकीय रिएक्टरों में, यानी परमाणु बम बनाने के लिए, अणु बम बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पोलोनियम, यूरेनियम और बहुत सारे तत्व यूज करते हैं, प्लूटोनियम भी, बहुत सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। क्यों, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए। जितने पावरफुल बम बनाए जाते हैं सब में यूरेनियम का, प्लूटोनियम का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो जो ना, तो इधर देखो, तो रेडियो एक्टिव तत्व खोज किसने किया था, हेनरी बेकुरेल ने। और मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने क्या खोज किया जी, 1903 ईस्वी में पोलोनियम और यूरेनियम तत्व की क्या किए थे, खोज किए थे। ये पूछा गया है, ध्यान रहना चाहिए। ठीक, अगला हिंट डाल दो, अगला हिंट डालो, नाभिकीय ऊर्जा, अगला हेडिंग है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। परिभाषा लिखो, किसी रेडियो एक्टिव तत्व का, किसी रेडियो एक्टिव, किसी रेडियो एक्टिव तत्व का उसके नाभिक के उसके नाभिक के द्रव्यमान में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को, उत्पन्न होने वाली, उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। देखो समझो, पहले लिखो मत, 2 मिनट समझो ध्यान। किसी रेडियो एक्टिव तत्व का उसके नाभिक के द्रव्यमान में कोई भी पदार्थ होगा, क्या होगा जी, कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, उसका एक न्यूक्लियस होगा। क्या होगा जी, न्यूक्लियस। देखो ध्यान से, जैसे मान लो हमने ले ली, मान लो ये हाइड्रोजन है, क्या है जी, ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक, कितना होता है, एक। तो
तो हाइड्रोजन के एक नाभिक होगा, क्या होगा जी? नाभिक। उस नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। जो नाभिक की खोज की जिसने, उस साइंटिस्ट का नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था? तो तुमसे कोई पूछेगा कि नाभिक खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने। ठीक। तो कोई भी किसी रेडियो एक्टिव तत्व का उसके नाभिक के द्रव्यमान में, अब देखो इधर, कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी तत्व होगा, उसके नाभिक को, उसके नाभिक से, बोलो मैं शांत रहो, कोई भी एलिमेंट होगा उसके नाभिक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालने के लिए, अलग करने के लिए हमको बहुत पावरफुल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। 150 डिग्री सेल्सियस नहीं, 10-10 करोड़ डिग्री सेल्सियस क्या होती है? जरूरत पड़ जाता तापमान, बहुत हाई टेम्परेचर क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। तब जाके होता है उस तत्व का नाभिक क्या होता है? ब्रेक डाउन करता है। ऐसे ब्रेक डाउन करने वाला नहीं है। तो बहुत पावरफुल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्या करने के लिए? इसके नाभिक को तोड़ने के लिए। जब नाभिक टूट जाएगा तो क्या होगी? एक विशेष प्रकार की एनर्जी डेवलप होगी, और जहाँ पर इसको निकाला जाएगा, जहाँ पर क्या किया जाएगा? विस्फोट किया जाएगा, वहाँ पर क्या होगा? एक बहुत विशाल क्या होगी? वहाँ पर हानि होगी अपार। भी बात करेंगे, पूरी बात करेंगे। तो वही बात कर रहा है कि नाभिक के द्रव्यमान में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम लोग कहते क्या हैं? क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। तुम लोग जानते होंगे प्रथम वर्ल्ड वार के समय, बोलो मत, प्रथम विश्व युद्ध के समय, जो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 में, जो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था कब खत्म हुआ? 1918 में। फिर स्टार्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार ना 1939 में। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जापान ने क्या किया था? अमेरिका पर उसका एक स्थान था पर्ल हार्बर। क्या नाम था? पर्ल हार्बर। उसके स्थान पर अमेरिका के नौसैनिक, वहाँ पर अड्डा था, उसका नौसैनिक अड्डा था। किसका था? अमेरिका का। जापान ने वहाँ पर रात में आक्रमण किया, उसके 2400 सैनिक क्या किए? मार दिए उसके नौसैनिक अड्डे पर। किसके? अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर। फिर अमेरिका गुस्सा आया, फिर उसने क्या किया? जापान पर आक्रमण किया। कब किया? पहला आक्रमण किया था अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को। जो जापान का तानाशाह था उस समय था हिरोशितो। उसका नाम क्या था? हिरोशितो। बोलो मैं शांत रहो। जापान का तानाशाह उस समय था हिरोशितो। क्या नाम था उसका? हिरोशितो। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, तुम बहुत बड़ी गलती कर चुके हो, लेकिन वो बोला हम सरेंडर करेंगे नहीं। फिर अमेरिका ने गुस्सा आया, उसने क्या किया? 6 अगस्त 1945 को अगर किसी भी देश को तबाह करना हो तो उसकी जो राजधानी, जहाँ पर कहाँ उसके उद्योग धंधे हों और जहाँ पर उसके क्या रहते हों? सैनिक रहते हों, बस वहाँ पर परमाणु बम गिरा दो, देश क्या हो जाएगा? खत्म। जहाँ पर उस देश क्या चल रहा हो? उद्योग धंधे चल रहे हों, फैक्ट्रियाँ हों और क्या हो, जहाँ पर उसके नौसैनिक रहते हो, वहाँ गए तो देश क्या हो गया? खत्म। तो अमेरिका ने यही प्लान बनाया। पहले बार क्या गिराया? 6 अगस्त 1945 को। जापान के एक बहुत फेमस शहर था, कौन था? हिरोशिमा। ठीक, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक के क्या गिराया? बम गिराया। क्या गिराया? बम। इतना खतरनाक बम था कि वहाँ माइक्रो सेकंड में, मतलब 1 सेकंड के 10वें हिस्से में वहाँ पर आदमी भाप, मतलब क्या, गल जा रहे थे। 90,000 आदमी 1 सेकंड में क्या हो गए थे? माइक्रो सेकंड में 90,000 आदमी क्या हो गए? चले गए। बहुत कम टाइम में क्या गिराया गया था? लिटिल बॉय। कहाँ पर? हिरोशिमा पर। ये क्या था? बहुत बड़ा परमाणु हमला था। दुनिया का सबसे पहला क्या था? परमाणु हमला था। किसने किया था? अमेरिकन। फिर उसने बोला तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। किसको बोला? लेकिन ये कहा नहीं, हम अपने आप सरेंडर करेंगे नहीं। फिर 3 दिन बाद कब? 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को फिर अमेरिका ने प्लान बनाया, और 9 अगस्त 1945 को जापान के एक शहर था, राजधानी था, उस राजधानी का नाम था क्योटो। क्या नाम था? क्योटो। जब क्योटो पर अमेरिका का जहाज पहुंचा, क्या लेकर के? बम लेकर के,
तो उस क्योटो साहब पर छाया हुआ था बादल, क्या छाया हुआ था, कोहरा पड़ा हुआ था। तो कोहरा पड़ा होने के कारण वहाँ पर जो रक्षा मंत्री थे वहाँ पर परमिशन नहीं दिए कि अगले शहर पर गिराओ। तो अगला शहर कौन था, वो नागासाकी। कौन था जी, नागासाकी। तो नागासाकी पर क्या गिराया गया, फैडमैन। क्या गिराया गया जी, फैडमैन। और क्या किया, यहाँ पर वहाँ तो मरे 90,000, यहाँ मरे 1,20,000 लोग। बहुत लोग क्या हुए यहाँ पर, बहुत कम टाइम में बहुत लोग मारे गए। और जापान क्या हो गया, कई दिनों तक। देखो होता क्या है, अगर किसी स्थान पर परमाणु हमला होता है तो जो उस टाइम बहुत कम टाइम में माइक्रो सेकंड में जो लोग मरे वो लोग मरे सही था, लेकिन होता क्या है उसके कुछ घंटे बाद एक आती है भीषण, क्या होती है, भीषण गैसें फैल जाती हैं। वो गैसें करती क्या है, आग का गोला बरस क्या करती हैं, आग के गोले के रूप में धरती पर गिरती हैं। और जहाँ गिरती हैं कहती हैं आदमी को तबाह कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। जब वहाँ पर परमाणु बम गिराया गया तो वहाँ जो लोग मरे उसके कम से कम 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक वहाँ पर इतना गैसें फैल चुकी थी। तो आसपास जो जानवर थे, पशु थे, पक्षियाँ थी, आदमी जो बचे खुचे थे, वो भी लोग क्या हो रहे थे, चारों तरफ मर रहे थे। क्यों, इतनी हानिकारक गैसें निकल रही थी। वर्ल्ड वार के समय इतनी हानिकारक गैसें यूज की गई थी जो आदमी के लिए क्या थी, असहनीय थी। ठीक, तो हमारी आंखों में, हमारे शरीर को क्या करती हैं, बहुत दर्द कष्टदायक होती हैं। तो वर्ल्ड वार सेकंड था। फिर बाद में ये माना नहीं, फिर अमेरिका प्लानिंग बना रहा था गिराने के लिए 11 अगस्त को, लेकिन इसने क्या किया, कहा ठीक है 14 अगस्त 1945 को ये सरेंडर कर दिया। कौन सरेंडर कर दिया, 14 अगस्त 1945 के सरेंडर कर दिया। अमेरिका मान गया, शांत हो गया। ठीक, फिर तुम लोग जानते भी होगे, अब तो पहले तो बने थे परमाणु बम, अणु बम, अब क्या बन गए हैं, अब तो बन गए हाइड्रोजन बम। क्या बन गए जी, हाइड्रोजन बम। उन बम्बों से 800 गुना, 1000 गुना, 2000 गुना क्या होता है, पावरफुल होता है। एक बार कहीं गिरा दी जाए तो पूरा क्या हो जाए, राज्य क्या हो जाए, तबाह हो जाए। ठीक, तो लोग जानते भी होंगे यूएसए ने अपना पहला हाइड्रोजन बम कब बनाया था, 1 नवंबर 1952 को। यूएसए ने अपना पहला हाइड्रोजन बम कब बनाया जी, 1 नवंबर 1952 को। उसका नाम क्या था, ईबी माइक। क्या नाम था, ईबी माइक। जो नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से 800 गुना पावरफुल। सोचो, 1 गुना 2 गुना नहीं, क्या गुना पावरफुल, 800 गुना पावरफुल था। सोच लो क्या करेगा जहां गिरेगा। लेकिन उसी को देख करके एक देश तुम लोग जानते होगे, ठीक, रूस, जानते हो ना, परमाणु बम बनाने में सबसे अग्रणी देश कौन सा है, रूस। और दुनिया में 2 देश ऐसे हैं, रूस और अमेरिका, जो परमाणु बम बनाने में, सप्लाई करने में क्या है, पूरे विश्व का लगभग 90% भूमिका निभाते हैं। पूरे वर्ल्ड का 90% भागीदारी अपने पास रखते। कौन, अमेरिका और रूस। जो 10% बचा, विश्व में जितने देश बचे सब क्या करते हैं, उसको भागीदारी निभाते हैं। पूरे वर्ल्ड का 90% हिस्सा केवल 2 देश, किसके पास, अमेरिका और रूस के पास। 10% जो बचा अन्य देशों के पास है। सोचो इतना। ठीक, तो 1 नवंबर 1952 ईस्वी को ईबी माइक नामक क्या बनाया, हाइड्रोजन बम। कौन बनाया, अमेरिका ने। जो क्या था, नागासाकी पर गिराए गए हाइड्रोजन बम से, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से कितना गुना शक्तिशाली था, 800 गुना। और रूस से रहा नहीं गया, रूस ने 30 अक्टूबर 1961 ईस्वी को क्या बनाया, जार बम्बा। क्या बनाया, जार बम्बा। ये बहुत खतरनाक था और कितना पावरफुल था, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से 3800 गुना पावरफुल। कितना, ये तो 2800 गुना पावरफुल था। कितना था, 3800 गुना पावरफुल। और जब इन सब का जो परीक्षण किया जाता है, ऐसे धरती पर नहीं किया जाएगा। धरती पर किया जाएगा तो धरती पर क्या हो जाएगा, भूकंपें आ जाएंगी, तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, परीक्षण कहाँ किया जाता है, नहीं, समुद्रों में, महासागरों में। तो इसका जो परीक्षण किया गया था वह किया गया था प्रशांत महासागर में। कहाँ किया गया जी, प्रशांत महासागरों में किया जाएगा। अगर स्थल पर करोगे तो दिक्कतें हो जाएंगी, आसपास शहर होंगे गैस की चपेट में आ जाएंगे, मारे जाएंगे लोग। इसलिए इसका जो परीक्षण किया था कहाँ किया जाता है, समुद्रों में किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया गया था, परीक्षण किया गया था, कहाँ किया गया था, प्रशांत महासागर में। चलो ना, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर।
ठीक, तो वहीं पर इसका क्या किया था, परीक्षण किया गया था। आगे देखो, देखो इधर अगर हम बात करें वर्तमान समय में पूरे विश्व में 6 ही देश के पास क्या हाइड्रोजन बम है। कौन सा है? 6 देश के पास हाइड्रोजन बम है। उसमें सबसे अग्रणी कौन सा है? रूस, इसके पास 6000 समथिंग है। इसके पास अमेरिका के पास 5000 समथिंग है। पूरे विश्व में लगभग समथिंग 12000 परमाणु बम है। कितने? 12000। इसमें 6000 इसके पास, 5000 इसके पास, 5000 समथिंग इसके पास, और सभी मिला के सब रखे हुए हैं। तो रूस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, भारत के पास भी 14-15 ठू है। ठीक, 14 ठू। ठीक, आगे देखो, अगर हम बात करें, बोलो मत, परमाणु बम का निर्माण सबसे पहले, देखो चाहे परमाणु बम हो, चाहे हाइड्रोजन बम हो, कुछ भी हो, सबसे पहले सब कहाँ बने? अमेरिका में। कहाँ बने जी? अमेरिका में। जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने साइंटिस्टों को आदेश दिया, जब जापान ने क्या किया था, उसके नौसैनिक अड्डे पर क्या किया था, हमला किया था, तो उस अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने साइंटिस्टों से बोला कि आप लोग 1 महीने के अंदर क्या बनाइए, ऐसा चीज़ बनाइए, हम क्या करें, उसके सर क्या करें, बर्बाद करें। और फिर थे अमेरिका के बहुत बड़े साइंटिस्ट, उनका नाम क्या था? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उन्होंने दिए गए टाइम से कम समय में ही क्या बना दिया, एक ऐसा बम तैयार करके रख दिया जो बाद में क्या किया गया था, अमेरिका कहाँ पर, जापान पर गिराया गया था। ठीक, तो परमाणु बम का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? 1945 ईस्वी में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया था। इसीलिए ध्यान देना, रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु बम का। तो तुमसे कोई पूछेगा कि परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। कहाँ के थे? अमेरिका। कहाँ के थे? ठीक, तो कब बनाए थे? 1900 सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर को हम लोग किस नाम जानते हैं जी? परमाणु बम के जनक के रूप में। आगे है हाइड्रोजन बम का जनक कौन है? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर थे। कौन थे? एडवर्ड टेलर। ठीक, ये भी कहाँ के थे? अमेरिका के थे। क्या थे? अमेरिका के। इसलिए एडवर्ड टेलर को हम लोग कहते क्या है? हाइड्रोजन बम का क्या जनक। तो परमाणु बम का जनक किसको कहते हैं? रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। और हाइड्रोजन बम का जनक किसको कहते हैं? एडवर्ड टेलर को। इतना बात समझ में आई? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? उतार लो इसको, फिर आगे लिखवाते हैं। विशेष बिंदु का उतार लो। विशेष बिंदु, विशेष बिंदु सब जानते रहो, सब आगे काम देगा। विशेष बिंदु उधर फटाक से आगे ना लो। नाभिकीय ऊर्जा के प्रकार, नाभिकीय ऊर्जा के प्रकार, नाभिकीय ऊर्जा के प्रकार, आगे लिखो 2। ठीक, लिखो नाभिकीय ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। पहला नाम नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। देखो इधर समझो, तो पहले हम बात करें नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा होती है 2 प्रकार की। एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन। विखंडन क्या होता है? ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक हो और किसी में टूट जाए, हल्के नाभिक में। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? कोई बहुत बड़ा नाभिक हो और किसी में टूट जाए, हल्के नाभिक में टूट जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन क्रिया के कारण ही हाइड्रोजन बम, यानी हाइड्रोजन बम हो गया, अणु बम हो गया, वह नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर ही आधारित है। ध्यान देना, पूछा गया है कि हाइड्रोजन बम और अणु बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर, तो नाभिकीय विखंडन पर। क्यों?
अणु बम में, हाइड्रोजन बम में एक भारी नाभिक होता है। उस भारी नाभिक हम लोग करते क्या है, तोड़ने का, बहुत हाई टेम्परेचर देने का प्रयास करते हैं। और हाई टेम्परेचर जो देने का प्रयास करते हैं उससे क्या होता है, वह जो नाभिक होता है, भारी नाभिक होता है, क्या होता है, टूट करके, और क्या होता है, अपार ऊर्जा क्या करता है, उत्पन्न करता है। समझो ना। तो जब कोई भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिकी विखंडन। एक होता है नाभिकी संलयन। संलयन मीन्स क्या होता है, मिलना। क्या होता है, मिलना। देखो जरा, तो संलयन क्या होता है, वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिल करके बड़े नाभिक का निर्माण करें। इसमें क्या था, बड़ा नाभिक छोटे में टूट रहा है, उसमें क्या हो रहा है, छोटे नाभिक मिल करके, छोटे छोटे नाभिक मिल करके बड़े नाभिक की निर्माण करें। उसको हम लोग कहते क्या, नाभिकी। तुमसे कोई पूछेगा कि सूर्य में इतनी अपार ऊर्जा होने का मेन स्रोत क्या है, तो सूर्य में ध्यान देना, सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी पाती है, फिर कौन पाती है, हीलियम गैस। कौन सी थी, तो सूर्य में होता क्या है, सूर्य में हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस की क्या है, प्रचुरता है। और सबसे अधिक मात्रा में कौन पाई जा रही है, हाइड्रोजन गैस। वो लोग करते क्या हैं, हाइड्रोजन गैस के होते हैं 3 समस्थानिक। ठीक, पहला होता है पोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो क्या होते हैं, इसके समस्थानिक आपस में मिलते रहते, क्या होते हैं, मिलते रहते हैं, और मिल करके क्या करते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण करते रहते हैं। और सूर्य में होता क्या है, अपार ऊर्जा क्या होती है, हमको मिलती रहती है। समझो ना। हाँ ठीक। तो जब बड़ा से छोटा में टूटे तो नाभिकीय विखंडन, तो छोटा से बड़ा बने नाभिकीय संलयन। लिखो, वह नाभिकीय अभिक्रिया वह नाभिकीय अभिक्रिया वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक विखंडित हो करके, विखंडित टूट करके, विखंडित हो करके हल्के नाभिकों का निर्माण करता है। वह नाभिकीय के समय कोई भारी नाभिक विखंडित हो करके हल्के नाभिकों का निर्माण करता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक, दो आंसर। तो वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें क्या होता जी, कोई भारी नाभिक क्या होता है, हल्के नाभिक में टूटे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नाभिकीय विखंडन। तो लिख लो नीचे, नोट में लिख लो, जैसे हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम और अणु बम, हाइड्रोजन बम और अणु बम नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित हैं। नाभिकीय विखंडन नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित हैं। क्रिया पर आधारित हैं। ठीक, देखो ध्यान से, हमने लिया है उदाहरण, देखो समझो। ये दिए थे 2 साइंटिस्ट, ऑटो हान और स्ट्रासमान। ये कौन दिए जी, ऑटो हान और स्ट्रासमान। तो क्या दिए, ये है क्या है, यूरेनियम, एक बहुत बड़ा भारी नाभिक। क्या जी, एक भारी नाभिक है। यूरेनियम क्या होता है,
यूरेनियम एक भारी नाभिक भी है और साथ साथ रेडियो एक्टिव तत्व भी है। यह है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो जब यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉन कणों का बौछार किया जाता है तो क्या होता है? यह हल्के नाभिकों में क्या होता है? टूट करके और बहुत अधिक मात्रा में करता क्या है? बहुत अधिक मात्रा में 10.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपार एनर्जी का करता है, डेवलप करता है। यानी जहां पर इसको ब्लास्ट किया जाएगा 10-10 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सोचो अगर पानी खौल रहा हो उसका टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर वह पानी शरीर पर पड़ जाए तो आदमी क्या हो जाएगा? जल जाएगा, सह नहीं पाएगा। सोचो टेम्परेचर कितना हो जाता है? 50 लाख डिग्री सेल्सियस। ठीक, 50 लाख समझ पा रहे हो? तुम्हारे सोच से क्या है वो परे है। मतलब जहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा आदमी गलेगा भी नहीं, आदमी भाप बन के उड़ जाएगा। भाप बने उड़ेगा, जैसे नहीं पानी में नहीं उड़ता है उसे आदमी को भाप बने उड़ जाएगा। इतना टेम्परेचर 50-50 लाख डिग्री सेल्सियस आता है, इसलिए बड़ा खतरनाक होते हैं जहाँ परमाणु हमले होते विस्फोट होते हैं। ठीक, तो क्या है? यह है बेरियम। क्या है जी? हाँ। और यह क्रिप्टॉन। क्या है? क्रिप्टॉन। ये क्या है? न्यूट्रॉन। और यहाँ क्या निकली? अपार ऊर्जा। क्या निकली? अपार ऊर्जा। ठीक, उतार लो, रिएक्शन उतार लो। अगर परिभाषा पूछा गया, परिभाषा नहीं याद है, अगर रिएक्शन बना के चले जाओगे ना तो पूरा नंबर मिलेगा, पूरा मिलेगा। उतारो फटाक से। लिखो फटाक से। नाभिकीय संलयन लिखो। वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय संलयन कहलाता है जी। वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक परस्पर क्या होते हैं? संयुक्त होकर के क्या बनाएं? एक भारी नाभिक के निर्माण करें, उसको हम लोग कहते क्या हैं? नाभिकीय संलयन। क्या बताया था मैंने? सूर्य में कौन क्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन की संलयन। हाँ, तो लिख लेना। सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, इसमें जैसे में ये जो रिएक्शन है किसने दिया था? वैज्ञानिक एच बेथे ने। लेकिन वैज्ञानिक एच बेथे के अनुसार ठीक, ध्यान से। तो वैज्ञानिक एच बेथे ने रिएक्शन दिया था। बताओ जी, हाइड्रोजन बड़े अणुभार का नाभिक है कि छोटे अणुभार का? गधा छोटे है, छोटे है। ठीक, ये छोटे मिल क्या बनाए? बड़े। समझो ना? तो ये हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम। ये क्या है जी? ये हाइड्रोजन के 30 स्थानिक होते हैं। ये है ड्यूटेरियम और ये क्या है? ये है ट्राइटियम। ठीक, तो हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक कौन कौन? ड्यूटेरियम और ट्राइटियम मिलकर बनाते क्या है? हीलियम।
ये बड़े नाभिक का क्या होता है, परमाणु होता है, और निकलता क्या है, अपार ऊर्जा। ये और खतरनाक होता है। ठीक, उतार लो इसको, कान देगा आगे।